हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। हमने बायो कवर कर ली है, हमने फिजिक्स कवर कर ली है और अब लास्ट पोर्शन बचा है केमिस्ट्री का। 4 चैप्टर जिसमें बचे हैं, जल्दी जल्दी इन्हें फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। चेंजेस होते हैं 2 टाइप्स के। पहला होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज पता है आपको, जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होती हैं, उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बन रहा होता है, कोई नई चीज बन रही होती है, उसे बोलते हैं हम केमिकल चेंज। ठीक है, ये बेसिक सा, ये आपका बेस है थोड़ा सा। तो देखिए, आपने ना अपने और पास कई चीजें देखी होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपका लोहे का गेट है तो उसमें कुछ दिनों बाद जंग लग जाती है। ठीक है, या आपने देखा होगा कि आपने खाना देखा होगा जो 2-3 दिन अगर पुराना हो जाए तो उसमें से एक अलग अलग सी स्मेल आने लगती है। या आप गर्मियों में ऐसे ही किचन में दूध भूल जाएं रात भर तो वो फट जाता है ना। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं ये नेचर में होती हैं और ये इरिवर्सिबल होती हैं, है ना। आप इससे दोबारा वापस वाली कंडीशन में नहीं ला सकते नेचुरली। ठीक है, आप दोबारा से रिएक्शन करेंगे तो ही एक अलग बात है, अदरवाइज फिजिकल कुछ करके आप उसे वापस बदल नहीं सकते हैं, उस वाली कंडीशन में लेकर नहीं आ सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी केमिकल रिएक्शन, जो कि नेचर के अंदर बहुत वाइब्रेंटली होती हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन, जैसे अगर आप देखें, एक एक्टिविटी दे रखी है आपको कि आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, एक पतला सा मैग्नीशियम मेटल का एक रिबन है और आप उसे अगर बर्न करते हैं, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर लगी हुई होती है। ठीक है, उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर लगी हुई होती है, जो मार्केट से मैग्नीशियम रिबन आता है। वो ऑक्साइड लेयर इसलिए होती है ताकि जो एयर की ऑक्सीजन है उसे ज्यादा ऑक्सीडाइज ना करे। मतलब जैसे मान लो लोहा होता तो लोहे के ऊपर जंग लगती जाती, उसी तरीके से जंग भी वो एयर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में लग रही होती है। उसी तरीके से जो मैग्नीशियम है और एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट ना करे, इसलिए उसके ऊपर पहले से ही एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी जाती है। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्ट बर्न करोगे तो उसे जलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, सैंड पेपर लेके आपको उसके ऊपर की लेयर घिसनी होती है। ठीक है, क्यों घिसनी होती है, क्योंकि हमें वो ऑक्साइड लेयर हटानी होती है ताकि हम उसे इजीली बर्न अप कर सके। ठीक है, तो हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसे अच्छे से पहले रब कर लेंगे, उसके बाद उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद वो ग्लो करने, जलने लगेगा और वो जो जलेगा वो बहुत ही ज्यादा डेजलिंग व्हाइट लाइट निकालेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा व्हाइट लाइट निकालेगा जो कि आपकी आंखों में बहुत ज्यादा चुभेगी। जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कई बार देखेंगे वेल्डिंग करते हैं, उस वक्त वो जो व्हाइट लाइट निकलती है उसी कलर की एकदम डेजलिंग व्हाइट लाइट निकलती है। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं किस तरह की व्हाइट लाइट निकल रही है। अब ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये एक मेटल था मैग्नीशियम, आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें आग लगाई और एक राख मिल गई आपको। ठीक है, एक व्हाइट कलर की राख मिल गई, ऐश मिल गई। अब क्या आप इस राख से दोबारा से मैग्नीशियम रिबन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। वो राख है, वो एक नई चीज है, मैग्नीशियम मेटल एक अलग चीज थी। तो ये एक रिएक्शन जो हो गई, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस चीज को अगर हम, ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, अगर मैं इसे ऑन पेपर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया। ठीक है, और उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश मिली। ठीक है, एक राख मिली मैग्नीशियम ऑक्साइड की। पर इस रिएक्शन को लिखने में ज्यादा लेंथी नहीं हो गए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, हम इस रिएक्शन को कुछ ऐसे प्लस और एरो की फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एरो और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक तुम्हारी टिपिकल सी रिएक्शन हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। पर ये भी केमिकल इक्वेशन थोड़ी लेंथी है। हम क्या इसे और ज्यादा सिंपलर और ज्यादा छोटी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इनके बजाय इनके जो
आपने 9th क्लास में सिंबल्स पढ़े हैं, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, प्लस में ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, उसकी एलिमेंटल स्टेट है O2, तो हम O2 लिखेंगे, Mg प्लस O2 एरो, एरो जो कि आफ्टर रिएक्शन वाली चीजें बताता है, गिव्स MgO। ठीक है, ये MgO कैसे बना ये आप 9th में कर चुके हैं, तो आई होप आपको उसका आइडिया है, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया। अब ये जो आप एरो से पहले ले रहे हैं, जिस चीज की शुरुआत आपने की है, जो चीजें आपको रिएक्शन करने के लिए चाहिए, उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन करने के बाद जो चीज बनती है उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, समझ में आया? चलिए, तो ये है बेसिक सा केमिकल इक्वेशन। इसके बाद जब आप एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं तो उसे बैलेंस करने की भी जरूरत होती है। अब इन्हें बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है? देखो, हमारे पास ना कुछ लॉज हैं, नेचर के अंदर कुछ लॉ ही है, जैसे कि अगर आप किसी भी चीज को जला दोगे उससे उसका टोटल मास कम नहीं हो जाता। ठीक है, अगर आप उसे पूरे के पूरे किसी एक चीज के अंदर क्लोज रखेंगे तो उसका कोई भी मास कम नहीं होगा, बस एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं इसे। तो हमें कोई भी चीज कम ज्यादा नहीं करनी, सारी चीजें बैलेंस करनी है उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो अप करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसका बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? देखिए, बैलेंसिंग के लिए अलग से वीडियो बन सकती है, क्योंकि नॉर्मली इतनी जल्दी वो वीडियो में एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा एक सिंगल वीडियो में, उसके लिए अलग से वीडियो बन सकती है। हालांकि स्कूल में आपने कर ही रखा होगा, सिंपल सा ही है, जैसे यहां पर Mg है और उस साइड पर भी Mg है, एक एक Mg है दोनों ओर, तो Mg पहले से बैलेंस्ड है। इसके बाद इस साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 2 है, O2 है ना, ऑक्सीजन 2 है, जबकि दूसरी साइड पर ऑक्सीजन 1 है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों ओर ऑक्सीजन 2 करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, वहां पर 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन पर नहीं लगाएंगे, जबकि जब हम बैलेंस करते हैं तो पूरे के पूरे कंपाउंड के आगे लगाते हैं। तो हम MgO के आगे ही, मतलब पहले ही लगा देंगे 2, क्योंकि हमें दोनों ओर ऑक्सीजन 2 करने हैं। अब जैसे हमने MgO लिया तो Mg भी तो 2 हो गया ना, तो अब Mg उधर 2 हो गए, इधर 1 ही है, तो अब इधर भी 2 कर देंगे। तो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, राइट? ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई आपकी। इस तरीके से आप बैलेंस आउट कर लेते हैं। लेफ्ट एंड राइट पर टोटल एटम्स सारे के सारे एलिमेंट्स के सेम होने चाहिए, इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट? चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारे पास किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, कई सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे सबसे पहली जो है उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि इसमें कंबाइन होना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते किसे हैं, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा होता है, उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? एक सिंपल सी अगर मुझे इक्वेशन में देना हो तो मैं कह सकता हूं A प्लस बी गिव्स C। ठीक है, A और B मिलकर एक C नया प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको। 2 रिएक्टेंट है लेकिन उससे एक प्रोडक्ट निकल रहा है, ये एक आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने बात की मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमने जलाया तो हमारे पास मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, और दोनों को जलाने के बाद बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो एक ही चीज है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट हमारा एक आया, रिएक्टेंट हमारे पास 2 थे। ये जो एग्जांपल था, ये किसका था आपका? ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसी टाइप से आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें H2 प्लस O2 की, अगर हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न अप करें तो क्या होगा? तो आपका वाटर बन जाएगा, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। आप बैलेंस आउट कर लोगे उसे, ये भी एक आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? आप कार्बन को बर्न कर सकते हो। अगर आप कोयले को जलाओ तो कोयला क्या है? कार्बन है, और जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखिए, किसी भी चीज को आप बर्न कर रहे हैं तो प्लस में ऑक्सीजन लिखेंगे, आप प्लस में O2 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज जलती है। तो जब मैं बोल रहा हूं बर्निंग ऑफ कार्बन, दैट मीन्स आप लिखेंगे कार्बन के लिए C और बर्निंग के लिए प्लस O2।
तो C प्लस O2 गिव्स CO2। ऐसे ही अगर मैं बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस लिख रहा हूं तो आप लिखेंगे H2 प्लस O2, बर्निंग के लिए प्लस O2 गिव्स H2O। ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं ये किसके लिए हैं? ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पर इन सब चीजों में आपने एक कॉमन चीज देखी कि इनमें ना जब आप आग लगा रहे हो तो हीट निकलेगी, और किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकलती है, हीट निकल रही है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकल रही है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब आउट, थर्म मतलब हीट, तो जिसमें हीट आउट निकल रही है, बाहर निकल रही है, रिएक्शन से बाहर आ रही है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप एक और एग्जांपल देख लीजिए कि अगर हम क्या करें कि क्विक लाइम ले लें, लाइम बोल देते हैं, क्विक लाइम बोल देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। आप क्विक लाइम ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें वाटर ऐड करें या वाटर में क्विक लाइम ऐड करें, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए क्विक लाइम क्या होता है, सिंपल सा चूना जो आता है, ठीक है, जो चूना होता है उसे पानी में घोलें, चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, उसे पानी में घोला, प्लस में H2O कर दिया। आप देखेंगे कि वो जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। जैसे आप उसके अंदर चूना घोलेंगे, क्विक लाइम घोलेंगे, वो पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कन्वर्ट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बन जाएगा। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली हम बोल देते हैं स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना बोल देते हैं बेसिकली, ठीक है, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। अब जरा आप देखिए कि यहां क्या हो रहा है कि जब आपने उसमें पानी में कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया तो वो हीट हो गया, गर्म हो गया पानी, दैट मीन्स उसमें हीट बन रही है। और अगर हीट बन रही है और निकल रही है हीट बाहर, तो रिएक्शन किस टाइप की हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ ही साथ ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट दो है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। अब जब बात कैल्शियम ऑक्साइड की निकली है, क्विक लाइम की निकली है, तो थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। देखिए इसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉश करने के लिए, ठीक है। अब तो देखिए डिस्टेंपर आ गए हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में अब कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता नहीं है, पर पहले बहुत ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हुआ करता था। जब पेंट्स नहीं आए थे, डिस्टेंपर नहीं आया था, उस टाइम पर कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता था। अच्छा, मैं आपको इसका यूज करने का बेनिफिट भी बताता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करने का बेनिफिट क्या है। जो चूना होता है उससे व्हाइट वॉश, जैसे हम नॉर्मली बोलते थे व्हाइट वॉश करना है, वो व्हाइट वॉश चूने के लिए होता था, क्योंकि चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड वो व्हाइट कलर का होता था। उसी से आप घर की पुताई कर देते थे तो व्हाइट हो जाता था, वो उसी को व्हाइट वॉश कहते थे। तो जब आप व्हाइट वॉश करवाते हो, कैल्शियम ऑक्साइड अगर करवाते हो कोई, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं, वो पानी गर्म होता है, उसे कम से कम एक दिन के लिए रख देते हैं, ठीक है, तो वो गर्म होके ऑलरेडी ठंडा हो जाता है, फिर उसे यूज करते हैं। आपने तो यूज नहीं किया होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स ने जरूर यूज किया होगा। तो उनसे एक बार पूछना कि किस तरह का रिएक्शन होता है। जब आप पानी मिलाते हैं ना, उसमें बबल्स टाइप से निकलते हैं गर्मी की वजह से, ठीक है, उसमें हाथ भी नहीं डाला जाता, इतना गर्म हो जाता है वो। तो कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया जाता था, उससे बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, CaOH2, OH होल ट्वाइस 2, ठीक है। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लेक्ड लाइम है, ये दीवारों पर लगा दिया जाता था। अब जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो इस स्लेक्ड लाइम के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लस में ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये वाटर जो है, वो रिलीज आउट हो जाता है, उसमें से बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है? जो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, स्लेक्ड लाइम का व्हाइट वॉश करवाया, उसके ऊपर की जो लेयर्स हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट एकदम शाइनी लेयर होती है, काफी कुछ शाइनी लेयर बन जाती है उसके ऊपर, और थोड़ी सी हार्ड भी होती है। अब आप इधर फायदा देखो, एक क्या फायदा हो रहा है
कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली में किस चीज का फॉर्मूला आप जानते हैं? मार्बल का। जो मार्बल होती है उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आप इनडायरेक्टली अपने घरों पर मार्बल की ही पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप जब चूने की पुताई करवा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल की लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पर एड्स इतनी चलाई जाती हैं, हर चीज बिजनेस है, हर चीज की एड इतनी चलाई जाती है कि वो जो सस्ती चीज है, जो कि अच्छी भी है एक तरीके से, क्योंकि आपके जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कम कर रहा है, ठीक है ना, तो यूज कर लेता है उसे। और कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर भी चढ़ जाती है, एक तरह की मार्बल की लेयर भी शाइनी चढ़ जाती है। पर फिर कंपनीज कैसे चलेंगी? तो अच्छी अच्छी शाइनी और वो सब पेंट वगैरह की एड निकाल दी जाती है। खैर, मुद्दे से ना भटकते हुए वापस आते हैं। तो इस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेती है कैल्शियम कार्बोनेट की। आपको बात क्लियर हो गई? चलिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना। कोई एक चीज टूटेगी तो दो या दो से ज्यादा चीजें बनेंगी, इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, राइट, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन तरह के बेसिक टाइप है। आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन चीजों के बेसिस पर करवा सकते हैं। पहला तो है आप हीट का यूज करें, ठीक है, आप हीट का यूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फेरस सल्फेट है जिसका कलर ग्रीन कलर का होता है, उसे आप हीट करें, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करें, तो आप देखेंगे ये जो फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का है वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर लेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर लेगा। क्यों कलर चेंज हो रहा है भाई? कलर चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर हीट करने से जो वाटर है वो निकल जाता है, इसके अंदर का जो वाटर है वो निकल जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। साथ ही साथ जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, वो तीन पार्ट में टूट जाता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड में और दो सल्फर के प्रोडक्ट में, सल्फर ऑक्साइड्स में, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं, ये सल्फर ऑक्साइड्स बेसिकली एक सल्फर बर्निंग का स्मेल आएगी, वो सल्फर की स्मेल है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस निकल रही है वो उसकी स्मेल है, और उसमें बचेगा, अंदर जो बचेगा वो पार्ट बचेगा फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से तीन पार्ट में टूट गया। अब आपने हीट की वजह से तोड़ा है तो इसे हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब आप हीट की हेल्प से किसी चीज का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसे बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसके बाद आप थर्मल डिकम्पोजिशन और किसका कर सकते हैं? आप कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, जो अभी अभी आपने देखा था, ठीक है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल वाली जो लेयर थी, उसका अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करें, आप हीट करके उसे हीट करें, तो उससे क्या होगा, उसमें से फिर से कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट दे रहा है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इस चीज को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंडस्ट्री, मतलब इस रिएक्शन का इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। मेनली अगर हम बात करें सीमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड की जरूरत होती है, तो इसलिए इस इंडस्ट्री में इस रिएक्शन का बहुत यूज होता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आप हीट की हेल्प से तोड़ रहे हैं, तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, चलिए, तो आप इस तरीके से बहुत सी चीजों का थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि आप किसी चीज को हीट की हेल्प से भी तोड़ सकते हैं, सॉरी हीट की बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी तोड़ सकते हैं। हीट की हेल्प से तो तोड़ ही चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O की, ठीक है, जिनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, उन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ देते हैं। जैसे कि H2, अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको कुछ इस तरह का सेटअप बनाना पड़ेगा। इसमें आपको एक बैटरी चाहिए, दो कार्बन इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है, और आप
फाइंड आउट करने के लिए कि आपकी गैसेस कौन कौन सी निकल रही हैं, आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, 2 उन टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप उल्टे करके लगा सकते हैं, जिससे कि जो गैस निकलेगी वो उसी टेस्ट ट्यूब में बंद रहे, ताकि आपको पता चले कौन सी गैस निकल रही है। और आप जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे उससे, ठीक है, सेल्स के थ्रू, तो आप देखेंगे कि उसमें से बबल्स निकल रहे हैं, वाटर में से बबल्स निकल रहे हैं, और वो बबल उसी टेस्ट ट्यूब में फ्लो आउट हो रहे हैं। अच्छा, ये जो बबल्स निकल रहे हैं किस चीज के निकल रहे हैं? ये 2 गैस के निकल रहे हैं, H2O 2 पार्ट में टूट रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ रहे हो आप। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन करते हो, इस प्रोसेस को बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा, इस एक्टिविटी के अंदर आप गौर करते हो कि हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल वॉल्यूम में बनता है ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप H2O का फॉर्मूला देखो, जब आप H2O गिव्स H2 प्लस O2 को बैलेंस करते हो, ठीक है, H2O गिव्स H2 प्लस O2 को बैलेंस करते हो, तो बैलेंस आउट करने के लिए आप क्या करते हो? H2O के पास 2 लगा देते हो, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 1 है उधर 2 है, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन 2-2 करने, तो इधर आप 2 लगा देते हो, तो 2 ऑक्सीजन दोनों ओर हो गए। लेकिन अब इस साइड हाइड्रोजन 4 हो गए, उधर 2 हैं, तो आप उधर भी 2 लगा देते हो। तो बेसिकली ऑक्सीजन निकलते हैं 2 और हाइड्रोजन निकलते हैं 4, ठीक है, तो डबल ही निकलेंगे ना। आप बैलेंस करके जब देखते हो तो आप देखते हो कि हाइड्रोजन डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ ही रहे हो, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो गई। एक और चीज करते हैं कि जो आप जिसमें डबल अमाउंट में गैस निकल रही है, ठीक है, उसमें आप देखोगे उसे एज इट इज निकाल के, और अगर आप माचिस की तिल्ली लगाओगे तो उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल गैस होती है, इनफ्लेमेबल गैस होती है, जल जाती है। तो जैसे आप आग लगाओगे एकदम पॉपअप साउंड करके वो आग जल जाएगी, ठीक है, जल के खत्म एक साथ ही, ठीक है, मतलब एकदम से आवाज आएगी, पॉपअप साउंड, ठीक है, भप करके इस टाइप से साउंड आएगी और वो जल जाएगी। जैसे गैस आपने कई बार जलाई होगी तो जलते ही वो बंद हो जाती है ना, जलते ही तो वो एकदम भप करके बंद होती है, उसी टाइप की साउंड आएगी, राइट। चलिए, तो ये है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इसके बाद आप सोलर एनर्जी का, सनलाइट का यूज करके भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें AgBr की या AgCl की, इन दोनों को अगर आप सनलाइट में रखोगे, ठीक है, तो क्योंकि Ag और Br के बीच में या AgCl के बीच में बहुत ही लाइट सा बॉन्ड होता है कि वो थोड़ी सी एनर्जी से भी टूट जाता है, तो ये क्या होता है, हल्की सी एनर्जी से, सनलाइट से भी ये टूट जाता है। AgBr जो है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये टूट जाता है। Ag प्लस Cl2 में Cl2 गैस होती है, वो लिबरेट हो जाती है, निकल जाती है, और सिल्वर बचता है जो कि ग्रे कलर का होता है। चांदी जो आपने देखी होगी हल्की सी ग्रेइश कलर की होती है, तो इस तरीके से व्हाइट से वो थोड़ा ग्रेइश हो जाता है। इस चीज को हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है, जो पहले हम रील्स आती थी ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे, उसमें हम इस प्रोसीजर का, इस रिएक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात हो गई क्लियर। अब आप इन सभी में देख रहे हैं कि आप अपनी ओर से हीट या एनर्जी दे रहे हैं। जब आप अपनी ओर से किसी भी टाइप की हीट या एनर्जी दे रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो थर्मल एनर्जी हो, हीट हो, जब आप अपनी ओर से रिएक्शन कराने के लिए हीट दे रहे हैं तो वो रिएक्शन हीट को अंदर ले रही है, यूज कर रही है, और तब जाकर रिएक्शन हो रही है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट आप बाहर से देते हैं और वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है हीट। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस के भी हैं, राइट। चलिए, इसके बाद जो तीसरा टाइप आता है उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि कोई एक चीज दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है, उसकी जगह ले लेती है, ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक सॉल्ट चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा, ठीक है, एक कैटायन और एक अनायन होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होगा बेसिकली, और दूसरा आपको चाहिए होगा एक मेटल, ठीक है,
जो दूसरा रिएक्टेंट चाहिए वो चाहिए मेटल। लेकिन एक कंडीशन है, डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए जो मेटल चाहिए आपको, ठीक है, अकेला जो मेटल चाहिए वो मेटल जो सॉल्ट का मेटल है, ठीक है, उससे हायर रिएक्टिविटी वाला होना चाहिए, उससे हायर रिएक्टिविटी वाला होना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए उसके मुकाबले, तभी ये इस सॉल्ट वाले मेटल को हटा पाएगा और उसकी जगह ले पाएगा। आप इंस्टेंट्स के लिए ये समझ लीजिए कि एक पर्सन है, एक दुबला पतला सा पर्सन है जो किसी एरिया पे खड़ा है, ठीक है, या वो क्या कहते हैं, गेम कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने एक जो पर्सन है दुबला पतला सा, वो जो पहलवान है वो अपने पाले में खड़ा है और उसे उसकी जगह से हटाना है, ठीक है, ये दूसरा पहलवान जो है वो अच्छा खासा है, ठीक है, तो वो उसे हटा सकता है, राइट, वो धक्का देके उसे हटा सकता है, उसकी जगह ले सकता है। अगर ये पहलवान जो हटाने वाला पहलवान है, अकेला पहलवान जो है वो अगर कैसा है, स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो हटा सकता है। लेकिन अगर यही पहलवान जो वहां खड़ा है वो स्ट्रांग है और जो हटाने वाला पहलवान है वो वीक है, तो क्या वो उसे हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। इसीलिए जो अकेला मेटल होगा उसे स्ट्रॉन्गर मतलब हायर रिएक्टिविटी वाला होना चाहिए, तब जाके वो दूसरे वाले को हटा पाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये रिएक्शन देखिए, यहां पर जो अकेला मेटल है, आप अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर कहां से चेक करेंगे? रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको मिल जाएगा थर्ड चैप्टर में, मेटल एंड नॉन मेटल में एक्टिविटी सीरीज के नाम से, ठीक है, एक टेबल दी हुई है कुछ इस टाइप की, ये टेबल दी हुई है आपको। ये टेबल आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर की याद होनी चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि जो ऊपर के मेटल हैं वो नीचे वाले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, रिएक्टिव ज्यादा है, ठीक है, जैसे नीचे जाते जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो आप इनके बेस पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखिए, आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें कि आपको दे रखा है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट की साथ रिएक्शन करानी है आयरन की, लोहे की। जब Fe प्लस CuSO4 करते हैं तो अभी रिएक्टिविटी जो सीरीज आपने देखी थी उसमें जो Fe है वो ऊपर है, Cu जो है वो नीचे है, दैट मीन्स Fe स्ट्रॉन्गर है, तो Fe Cu को हटा सकता है, Fe Cu को हटा देगा, उसकी जगह ले लेगा और बन जाएगा आपका FeSO4 और Cu अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए FeSO4 जो है वो ग्रीन कलर का है और जो पहले जो CuSO4 था वो ब्लू कलर का था। तो जब सॉल्यूशन CuSO4 का था तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, आपने उसमें लोहा डाला, रिएक्शन शुरू हुई, धीरे धीरे जो लोहा है Fe है वो कॉपर को हटाता जाएगा और उसकी जगह लेता जाएगा और FeSO4 बनाता जाएगा। जैसे जैसे FeSO4 बनेगा वैसे वैसे कलर ग्रीन कलर का होता जाएगा, ब्लू से ग्रीन कलर में चेंज होता जाएगा। और साथ ही साथ जो नीचे कॉपर जो उससे निकलता जा रहा है वो नीचे सेटल डाउन होता जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे सेटल डाउन होता जा रहा है ये कॉपर है, तो ब्राउन कलर का होगा, एकदम शाइनी ब्राउन कलर का सब्सटेंस नीचे बैठता जाएगा। समझ में आया? इस तरह का चेंज होता रहेगा। और इसने क्या किया, जो Fe स्ट्रॉन्गर है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो आपकी कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक स्ट्रॉन्गर या रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई, राइट। चलिए अगली जो रिएक्शन है वो आ जाती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि दो सॉल्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब दो सॉल्ट है तो दो मेटल होंगे, दोनों में से एक ना एक तो हाई रिएक्टिव होगा, एक ना एक तो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो जो भी हाई रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा। फिर दो अलग अलग हो गए, वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, ये एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ऐसा एक मीम है ना, ठीक है। तो उस तरीके से ये जो जगह है वो एक्सचेंज कर रहे हैं, ये मेटल दूसरे जगह चला जाएगा, वो मेटल दूसरे जगह चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस रिएक्शन को देखिए, दोनों मेटल्स ने अपनी जगह आफ्टर रिएक्शन एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज हो रही है, यहां जो BaSO4 बन रहा है वो असल में इनसॉल्युबल है। देखिए शुरुआत के जो आपने रिएक्टेंट लिए वो दोनों सॉल्युबल हैं, लेकिन रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है।
प्रोडक्ट में जो BaSO4 बन रहा है वो इनसॉल्युबल है, मतलब वो पानी में घुल नहीं सकता। जब पानी में नहीं घुल सकता तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन के दौरान वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जब कोई ऐसी चीज बनती है जो नीचे बैठ जाती है बनने के बाद, इस नीचे बैठने वाली चीज को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, ठीक है। और इस टाइप के रिएक्शन को हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गई, और क्योंकि मेटल्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्या होती है? जिसमें प्रेसिपिटेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और नीचे सेटल डाउन हो जाता है, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, इसके बाद जो लास्ट आपकी चीज बचती है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए 11th में पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे एक कंप्लीट चैप्टर है, इसलिए आप थोड़ा सा बेस समझ लीजिए क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है। ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ लेना देना होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? अगर मैं सिंपलर टर्म्स में आपको समझाऊं, कई सारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कंडीशंस होती हैं। ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है रिडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंडीशंस देख लीजिए। अगर किसी चीज में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ रहा है, तो उस चीज का हम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन पहले अकेला था और रिएक्शन के बाद उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। तो जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन बढ़े तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट अगर बात कर लें, किसी चीज में से ऑक्सीजन घटे या हट जाए तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। इसका अपोजिट हो गया रिडक्शन। फिर दूसरी बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। अगर किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ता है या बढ़ता है, ठीक है, तो वो कहलाता है रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन जुड़ता है या बढ़ता है तो वो कहलाता है रिडक्शन। और अगर किसी चीज में हाइड्रोजन घटता है या हटता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का अपोजिट ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई मोर रिएक्टिव मेटल या मेटल, अगर मेटल नहीं है वो जुड़ जाए, ठीक है, अगर मेटल नहीं है और उससे मेटल जुड़ जाए तो उसका क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्योंकि हाइड्रोजन भी प्लस चार्ज देता है ना, H प्लस बनाता है, मेटल भी M प्लस बनाता है, आप उससे लिंक कर सकते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है तो मेटल का जुड़ना भी रिडक्शन है, ठीक है। अगर मेटल पहले से जुड़ा हुआ है, उसकी जगह पर कोई हायर रिएक्टिविटी वाला मेटल आ जाता है, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर याद है ना, उससे हायर रिएक्टिविटी वाला मेटल आ जाता है तो भी उसका रिडक्शन ही माना जाएगा, ठीक है। तो मेटल का जुड़ना या हायर रिएक्टिव मेटल का जुड़ना ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। इसके अपोजिट अगर मेटल हट जाता है पूरी तरीके से या लेस रिएक्टिव मेटल आ जाता है तो इसका कहलाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर मेटल के अपोजिट नॉन मेटल। अगर कोई नॉन मेटल जुड़ता है या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल जुड़ता है, ठीक है, तो कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। और अगर नॉन मेटल हटता है या ज्यादा रिएक्टिव जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, ठीक है, वो आपका हटता है तो क्या कहलाएगा? आपका रिडक्शन। समझ में आया? जुड़ना ऑक्सीडेशन, हटना रिडक्शन। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है जो कि है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लूज होते हैं, तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो उसे कहते हैं हम रिडक्शन, ठीक है। ओके, याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लूज ऑफ ऑक्सीजन में O है, लॉस में, ठीक है, लॉस में O है, ऑक्सीडेशन में भी O है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया क्या है, कौन कौन सी कंडीशन ऑक्सीडेशन की हो सकती है, कौन कौन सी कंडीशन रिडक्शन की हो सकती है। अगर आप ऑक्सीडेशन की बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें से दो मेनली आप अपने और पास देखते ही हैं। पहला तो वही
कि अगर आप मेटल्स को देखें तो वो कुछ टाइम बाद उसका कोरोजन हो जाता है। जैसे लोहा देखा, लोहे में जंग लग जाती है, तो ये क्या है, एक कोरोजन का फेनोमेना है। ठीक है, तो किसी चीज, किसी भी मेटल का किसी वाटर के साथ, एसिड के साथ या किसी और चीज के साथ रिएक्ट करके उसकी जो क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, वो डीमिनरलाइज हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। और कोरोजन क्यों हो रहा है? ऑक्सीडेशन की वजह से। उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी भी तरीके से उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन की कंडीशन आपने देख ली। तो किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये प्रोसेस कहलाती है कोरोजन। जैसे आयरन में जंग लगना, ये कोरोजन की प्रोसेस है। या आपने देखा होगा कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, अगर आप कॉपर को ऐसे छोड़ देते हैं, वो उसका कोरोजन होता है। या आपने घर में देखा होगा मम्मी की जो चांदी की कोई भी चीज हो, पायल वगैरह हो, वो डे बाय डे धीरे धीरे काली होती जाती है, तो उसके ऊपर भी वो जो ब्लैक लेयर आ गई है, वो भी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि उससे सल्फर जुड़ गया है ना। क्या होता है, बेसिकली सल्फर जुड़ जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस कोरोजन कहलाती है। अब कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं जो आप मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे बेसिकली। ठीक है, अब जो दूसरा नॉर्मल आप तरीका, जो चीज आप अपने एनवायरनमेंट में नोटिस करते हो, वो है रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होती क्या है? जब कोई ऑयली या फैटी चीज आप एयर में ज्यादा टाइम के लिए छोड़ दो तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें से एक ऑफ स्मेल आने लगती है, एक अलग सी स्मेल आने लगती है, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं बासी होना। कोई चीज जब बासी हो जाती है, खराब हो जाती है, एक अलग सी स्मेल आती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो खुली हुई नमकीन दुकानों पे मिलती हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ टाइम बाद आपने देखा होगा हल्का सा खाने में कड़वापन आ जाता है, एक अलग सी स्मेल आ रही होती है, महक आ रही होती है। वो क्यों आ रही होती है? क्योंकि उसमें जो ऑयल है या जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, जब ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं रेंसिड, और प्रोसेस को बोल देते हैं रेंसिडिटी। वो जो ऑयल है वो कैसा हो गया? रेंसिड हो गया है, और प्रोसेस हो गई रेंसिडिटी। ठीक है, और इसकी वजह से आपको बताइए कि वो ऑफ स्मेल आई जाती है। तो रेंसिडिटी से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, एक तो है कि इन चीजों को बचाने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। ठीक है, तो वो चीज ऐड की जा सकती है। या नॉर्मली दो चीजें बहुत आसानी से आप घर पे कर ही सकते हो। घर पे नहीं तो आपने और पास देखी होगी। पहली जो घर पे कर सकते हो वो है कि किसी भी चीज को टाइट कंटेनर में रखना। ठीक है, उसे अच्छे से कसे हुए टाइट कंटेनर में रखो ताकि उसमें से एयर का कम से कम कांटेक्ट हो और उसका कम से कम रेंसिडिटी हो। इसके अलावा जो दूसरी चीज प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी के लिए आप कर सकते हो, वो है कि आपने देखा होगा जैसे कि लेज के या किसी भी कंपनी का जो चिप्स वगैरह आते हैं, कोई भी ऐसा खाने वाला पैकेट आता है, वो हवा से भरा हुआ होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो जो हवा है, एक्चुअली वो हवा नहीं होती, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर केसेस में वो नाइट्रोजन ही होती है। एक नॉन रिएक्टिव गैस उसके अंदर भरी जाती है। ठीक है, एयर नहीं भरी जाती, उसके अंदर नॉन रिएक्टिव गैस भरी जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या है? वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ऑयल के साथ, तो ऑयल की रेंसिडिटी नहीं होती है। अब जब ऑयल की रेंसिडिटी नहीं होती है तो उसका सेल्फ लाइफ जो है बढ़ जाती है, वो आराम से उसे ज्यादा टाइम के लिए यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इन चीजों को यूज अप कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप ये छोटा सा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो गया होगा अच्छे से। बाकी आप बुक्स उठाइए, कुछ हो सकता है केमिकल रिएक्शंस आपकी रह गई हों, बुक उठाइए, चीजें पढ़िए और अपने नोट्स वगैरह को बनाकर याद कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, जहां पर सारी की सारी वीडियोस के आपको लिंक एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बार बार कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हाट्सएप पे ही चैनल लिंक है। ठीक है, व्हाट्सएप का ही है। टेलीग्राम का भी चैनल का लिंक है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो नीचे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थोड़े से सर्दियां चल रही हैं, थोड़े से ढक के रहिए अपने आप को। ठीक है, और एग्जाम टाइम है तो पढ़ाई पर जोर दीजिए। चलिए।